चलो शुरू करें। मैं आशीष राजप्रीत, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले बायोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस शुरू किया था। हालांकि कुछ दिन पहले जो मैं बात कह रहा हूँ ये अपने आप में शाब्दिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि 10-12 दिन हमने पहले इस चैप्टर को पढ़ा, फिर 10-12 दिन हमें छुट्टियां हो गई। किस बात की छुट्टियां? क्योंकि उस दौरान जो छुट्टियां थी उस दौरान आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षाएं थी। आज हम वापस शुरू कर रहे हैं, लगभग इसे 20-25 दिन तो हो ही गए इस टॉपिक को। कुछ दिन कहना तो एक अपने आप में गलती बात है। चलो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने लगभग 9 भाग पढ़े, हालांकि 1 से लेके 8, फिर 8वां क्या एक और भाग आया जैसे मैंने नाम दिया 8.0 करके। 9 भाग हो गए। हमने इसमें बेसिकली देखे तो हमने पढ़ा पहले लेक्चर में, हमने कुछ साधारण परिभाषाएं पढ़ी। श्वसन क्या होता है, पाचन क्या होता है, जैव प्रक्रम खुद क्या है इसके बारे में हमने जाना, और इसके अलावा उपापचय क्रियाओं के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने पोषण के बारे में जाना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं। फिर पोषण की श्रेणियां हमने पढ़ी, स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी या परपोषी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने आगे बढ़ के हमारे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा कि पाचन होता क्या है और पाचन तंत्र हमारा पर्टिकुलर काम कैसे करता है। उसके बाद हमने हृदय के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। उसके बाद हम आज भाग नंबर 9 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र, यानी हम इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र की बात करूं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि श्वसन है क्या। हालांकि मैंने पहले भी इसकी 1-2 बार बात की है श्वसन की। तंत्र से पहले ये समझे कि श्वसन होता क्या है, तो क्या होगा कोई बता सकता है? मतलब आपका अधिकांश स्टूडेंट का यही आंसर होगा सर, श्वसन मतलब ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये तो क्रिया है। आपने अधिकांश चीज ये पढ़ी होगी क्लास 7 में या 8 में या 9 तक, आपने ये देखा होगा कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना अपने आप में श्वसन है। हालांकि मैं मेरे हिसाब से या एक बड़े लेवल के हिसाब से देखूं तो इसे हम श्वसन नहीं करते, इसे हम कहते हैं गैस विनिमय। यदि मैं थोड़ा सा और हटके बात करूं तो हम श्वसन बोलते हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। हालांकि ये प्रोसेस होती श्वसन के अंदर है, लेकिन पर्टिकुलर नहीं बोलूंगा। तो पहला ख्याल ये आता है कि हम ऑक्सीजन लेते क्यों हैं? वाई, WHY, मतलब क्यों लेते हैं ऑक्सीजन की? क्या मतलब हमारे जीवन में हमारी बॉडी के लिए क्या उपयोगिता है? इसका भी आंसर यही आएगा कि सर हम जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन ऐसा क्या करती है कि हम जिंदा रहते हैं, ये भी ख्याल आने चाहिए। अब तुम ये बोलोगे कि सर श्वसन मतलब श्वास ले रहे छोड़ रहे, जो श्वास लेता छोड़ता वो जिंदा है अपने आप में, और ऑक्सीजन आती है कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ऐसा कुछ न कुछ होता होगा। लेकिन एक अच्छे लेवल की बात करूं, हम श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने जो भोजन किया वो पचा, हमारे आहारनाथ, मैंने वैसे पाचन तंत्र बढ़ा दिया आपको। जो भोजन पचा, पचने के बाद भोजन कहाँ जाएगा भाई? पचा, आपने जटिल भोज्य पदार्थ लिया, हमारा आमाशय में गया, छोटी आंत बड़ी आंत गई, फिर वो पचा। पचने के बाद अवशोषित हुआ। अवशोषित क्या होता है? भोजन के मुख्य अवयव यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और उसके साथ कुछ लवण, ये अवशोषित होकर कहा जाते हैं? ये जाते हैं हमारे रक्त के अंदर। इसका मतलब जो हमने भोजन लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा थी, वो चली गई हमारे रक्त के अंदर। अब हम भोजन क्यों करते? ऊर्जा के लिए, ये भी आपको पता। अब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे रक्त के अंदर गई, अब मुझे उससे चाहिए ऊर्जा। अब उससे ऊर्जा चाहने के लिए हमें उन पदार्थों को जलाना पड़ता है, उनका ऑक्सीकरण करना पड़ता है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक उससे ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी। फिर बाहर से या वातावरण से हम हमारे श्वसन तंत्र की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है रक्त के अंदर। फिर ऑक्सीजन रक्त के अंदर उसे यदि कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उसे पकड़ती है, वसा मिलता है तो उसे पकड़ती है, या प्रोटीन मिलती है तो उसे पकड़ती है। पकड़ने के बाद वो उसे जला देती है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण का मतलब होता है जलाना। वैसे आपने कुछ पढ़ा भी होगा, ऑक्सीकरण अपचयन सुना होगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के साथ या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना। श्वसन में ऑक्सीजन जुड़ती, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो वो ऑक्सीजन इनको पकड़ के इनका करेगी ऑक्सीकरण,
ऑक्सीकरण करती है यानी इसको जलाती है। जलाने के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उनसे हमें मिलती है ऊर्जा। उसके साथ एक और गैस बनती है जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हमारे श्वसन तंत्र की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। ये मोटा मोटा सा था कि हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं उसके बारे में। अब हम शुरू कर रहे हैं कि श्वसन खुद है क्या, इसकी वास्तविक परिभाषा क्या है। नॉर्मली देखो मैं शुरू करूं, कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ मैं बोल के लिखवाऊंगा। देखो मैंने सबसे पहले लिखा है ऑक्सीजन और CO2, कुछ एरो बढ़ाए, कुछ मैंने तीर के साइन बढ़ाए। हम बोलते हैं नॉर्मली ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, श्वसन है, नथिंग। इसे हम नॉर्मली बोलते हैं गैस विनिमय या गैस एक्सचेंज। शाब्दिक रूप से इसे बोला जाता है गैस विनिमय। बस गैसें चेंज हो रही है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। तो सर श्वसन क्या है, उसके नीचे मैंने कुछ 2 की पॉइंट लिखा है। की पॉइंट मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन पकड़नी और दिमाग में सेट करनी। देखो मैंने पहली लाइन लिखाई है भोज्य पदार्थों का जल अपघटन बराबर, कुछ लिखा नहीं है। सेकंड मैंने लिखवाई है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण बराबर, कुछ लिखा नहीं। अब आप में से कोई बता सकता है कि इन 2 लाइनों का मतलब क्या है। इन 2 लाइन, वैसे मैंने इनकी चर्चा की, मैं हर लेक्चर में 2-3 लेक्चर बाद इनका नंबर आता है, और पर्टिकुलर मुझे सबसे अच्छी लाइन लगती है। मैं पहली लाइन बोल रहा हूँ भोज्य पदार्थों का जल अपघटन, तो मैं इसे क्या कहूंगा। मैं बोल रहा हूँ मैं भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर रहा हूं, तो मैं इसे क्या कहूंगा। मतलब पहली लाइन में मैं बोल रहा हूँ मैं भोज्य पदार्थ यानी भोजन का मैं जल अपघटन कर रहा हूँ, यानी जल की सहायता से तोड़ रहा हूँ। फिर आगे मैं बोल रहा हूँ उन भोज्य पदार्थों का मैं ऑक्सीकरण कर रहा हूँ, यानी मैं उसे जला रहा हूँ। इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, चल बताओ। आशीष चंद्रकाणी बताओ तुम क्या जाएगा। करण सेन, कैसे क्लास है, आंसर क्या जाएगा इसका। सिंपली देखो आंसर यही कि सर आपने पहले लिखा है भोज्य पदार्थों का जल अपघटन क्या कहलाता है, पाचन। क्या कहलाता है, पाचन। अब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, अभी तो मैंने बोला ऑक्सीकरण कर रहा हूं मतलब श्वसन। क्या, श्वसन। वेरी गुड, आप तीनों ने सही आंसर बताए। तो भोज्य पदार्थों का जल अपघटन पाचन है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या है, श्वसन है। सिंपली 2 लाइन चेंज यहीं पर आ रहा है। एक जल अपघटन यानी जल की सहायता से तोड़ रहा हूं, सेकंड है ऑक्सीकरण कर रहा हूं यानी ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ रही है। अब देखो इसके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे है श्वसन। मैं परिभाषा क्या लिखा रहा हूं, पाचन के पश्चात अवशोषित भोज्य पदार्थों। अवशोषित भोज्य पदार्थ कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनका ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। इनका ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, श्वसन। श्वसन की मुख्य परिभाषा यही है। भाई आपको बोला जाए कि भाई हम श्वसन श्वास क्यों लेते हैं, आपको अपन नॉर्मल बोलते जिंदा के लिए, यही बोलते हैं। तो अब यदि आपको आगे से पूछा जाए कि हम श्वास क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, तो मैं मोटा मोटा सही बताना है कि भाई जी जो हमने खाया है, जो हमने बाहर से रोटी, दूसरी चावल, दूसरी जो भी खाया, जिसमें किसी में हमें कार्बोहाइड्रेट मिली, किसी में हमें प्रोटीन मिली, किसी में हमें वसा मिली। अब मुझे उससे ऊर्जा तो चाहिए, भाई मैं खा क्यों रहा हूं, ऊर्जा के लिए तो खा रहा हूं। ऊर्जा मिलेगी कैसे, तब क्या होता है हम श्वसन मार्ग की सहायता से बाहर से लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमारे रक्त के अंदर जाती, रक्त के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा को पकड़ती है, उनको पकड़ने के बाद उन्हें जलाती है। जैसे ही जलाएगी तो उनसे हमें मिलेगी ऊर्जा। इसका मतलब जो हमने खाया उससे यदि ऊर्जा चाहिए तो श्वसन जरूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, श्वसन। तो ये वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, पाचन के पश्चात अवशोषित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, श्वसन। भोज्य पदार्थ कौन से, भाई भोजन में क्या होता है, या कार्बोहाइड्रेट होगी, या प्रोटीन होगी, या वसा होगी। तो आप सोचेंगे सर हम क्या खाएंगे, क्या मिले क्या नहीं। कार्बोहाइड्रेट, आप चावल खा लो, आलू खा लो, नॉर्मली हम गेहूं की रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या है, कुछ मांस मच्छी, या आप दालें खा लो। एक शाकाहारी जो मनुष्य होते हैं जो मांस का सेवन नहीं करते, उनके लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है दालें, कौन सी भी दाल खाओ। फिर वसा कहां से मिलेगी, वसा का मतलब फैट। फैट कहां से मिलेगी, आप फैटी चीजें खाओ, यानी आप घी खाओ, तेल खाओ, इनमें क्या मिलेगी, वसा। तो ये कहलाता है। अब देखो नीचे क्या है, मैंने एक रिएक्शन लिखी है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यानी प्लस यानी इसके साथ जुड़ रही है, जुड़ने के बाद अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अब C6H12O6 इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लता क्लास 10 क्या बोलते हैं, ज्योति क्लास 8, वेरी गुड। इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। सिंपली बात है, ग्लूकोज अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। कार्बोहाइड्रेट तो है, ग्लूकोज अपने आप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। देखो अब मैंने
कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें चल कहां रही, हमारे रक्त के अंदर। मैं परिभाषा या सॉरी ये डेफिनेशन मैं आपको रक्त के अंदर समझा रहा हूं, ये चीजें चल हमारे रक्त के अंदर रही है। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट आया, इसको किसने पकड़ा, ऑक्सीजन ने, प्लस O2 है, जैसे इसको पकड़ा इसको इसने जलाया। जिस किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी वो उसको जलाएगी या उसका ऑक्सीकरण करेगी, उसने इसको जलाया, जलाने के फलस्वरूप एक गैस मिली जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में मिला H2 यानी पानी, और साथ में क्या मिली, ऊर्जा। ये तो चाहिए भाई मुझे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा से चाहिए क्या, ऊर्जा तो चाहिए। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये हमारे श्वसन मार्ग की सहायता से बाहर आ जाती, निकल गई। जो जल बना, ये किसी कोशिका को प्यास लगी तो उसने ले लिया, ऊर्जा तो चाहिए, हमें क्या मिली, ऊर्जा। और ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। यह आपको ध्यान रखना, एटीपी बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ध्यान रखना, हमारी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, एनर्जी मनी किसे कहते हैं, तब आपका आंसर जाना चाहिए एटीपी, सबसे इंपोर्टेंट है। इसको बोलते हैं, हालांकि मैं विस्तार पूर्वक आगे बताऊंगा, इसे बोलते हैं एडिनोसिन। ये लिख लो आप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये देखो, सिंपली ऑक्सीजन हमने ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो अपन नॉर्मली यही बोलते हैं, इसे नॉर्मली हम बोलते हैं गैस एक्सचेंज। लेकिन पर्टिकुलर इस पूरी रिएक्शन को देखें, यही अपने आप में क्या होता है, श्वसन। यहां तक आप लिख लो। अब इसके बाद मैं 2-3 और पॉइंट लिखवाऊंगा कि हम भागते दौड़ते हैं तो थकान क्यों आती है, यदि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन न जुड़े तो कोई और आके जुड़े तो क्या होगा। आपने तो सब सुने होंगे अवायवीय श्वसन या किण्वन, तो उनके बारे में क्लास 10 की एनसीईआरटी में बढ़िया दिया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पूरा श्वसन तंत्र शुरू करेंगे। उसके बाद क्या शुरू करेंगे, श्वसन तंत्र। हम पढ़ेंगे कि फेफड़े क्या होते हैं, श्वास नली क्या होती है, श्वसनिका क्या होती है, वायुकूपिका क्या होती है। यहां तक आप वाले लिख लो, चलो लिख लो। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने साधारण परिभाषा के बारे में जाना। अब 3 पॉइंट है जो आपके लिए नए होंगे, क्लास 10 के बच्चे उनके लिए भी नई चीज और 11 के लिए भी। पर्टिकुलर क्लास 11 में ये चीज है पूरी, तो जिन्हें भविष्य में साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो भी इन चीजों को समझे। और खास करके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जो मेडिकल साइंस का एग्जाम होता है, उनमें ये पूछा जाता है, 2-3 बार तो मैंने खुद देखा ये चीजें, तो ये समझने की आपको कोशिश करनी। देखो 3 पॉइंट क्या है, ग्लूकोज पता आपको, C6H12O6। अब आगे 3 कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है, यदि ग्लूकोज को आगे ऑक्सीजन न मिले, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का अभाव यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। 2 कंडीशन इसमें ऐसी है, यदि ग्लूकोज को आगे ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा। तीसरी कंडीशन है, यदि ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिले तब क्या होगा। ये तीसरी कंडीशन तो हमने अभी पढ़ी है भाई, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन मिल रही है तब क्या बन रहा है, हमने श्वसन में यही तो पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये तो हमें पता है, लेकिन ऊपर वाली 2 चीजें हैं वो क्या है। अब देखो, यदि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये क्रिया यीस्ट के अंदर, किसके अंदर, यीस्ट। यीस्ट को हिंदी में बोलते हैं खमीर। क्या बोलते हैं, खमीर। यदि ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसके अंदर, कौन से जीव के अंदर, एक का नाम है यीस्ट, इसके अंदर नहीं मिले तब क्या बनता है, एथेनॉल। क्या बनता है, एथेनॉल, या इसे हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल, C2H5OH। ये तो होता है मदिरा। मतलब यीस्ट में यानी खमीर के अंदर यदि उसको ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन नहीं आ रही है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो उसमें क्या बनेगा, इथेनॉल, और थोड़ी मिलेगी ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, थोड़ी क्या मिलेगी, ऊर्जा। क्या मिलेगी, ऊर्जा। लेकिन श्वसन यानी इसकी तुलना में ऊर्जा क्या मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। वापस समझो, देखो ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एक ये कंडीशन है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये भी कंडीशन, लेकिन कंडीशन दोनों अलग अलग जगह पर है। पहली वाली कंडीशन है यीस्ट के अंदर, एक खमीर के अंदर। हमें फिर पूछो सर एक ही वेद, यीस्ट में माना ध्यान थे, यीस्ट कर रहे। यीस्ट अपने आप में कवक जो होते हैं, कवक महीने थे, एक वर्ग होता है कवक का, कवक ना पे बेसिकली बोलो
फफूंद था ना हमने रोटी अपनी राखा न रात्रि 2-3 दिन तो पड़ी रहे बच्चों को जाड़ा लागे वो होते कवक एक ग्रुप होता है फंगल ग्रुप होता है आप समझ लो कि हाँ खुंबे देखियो बरसाड़े हमारे परिवार में एक सदस्य जिसके नाम की यीस्ट खुंबे तो देखियो यहाँ खुंबे नहीं तो थाई छतरिया होता है मतलब पे लेन करनी उठाता करता है देखिए मतलब यीस्ट एक जीव ही है जो कवक यानी फंगल जो वर्ग है उसके अंदर ये आता है यदि यीस्ट को ग्लूकोज है उसके पास ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तब क्या बढ़ेगा आगे तब एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और ऊर्जा ऊर्जा कम मिलेगी ज्यादा नहीं मिलेगी इस क्रिया को हम बोलते हैं किण्वन क्या बोलते हैं किण्वन क्या बोलते हैं किण्वन यही तो प्रोसेस है जिसमें दारू बनाया जाता है देसी ठंडा मेरा कौन है यही होती चीज सिंपली बात है ग्लूकोज होता है ग्लूकोज मतलब बरडा बीजा को लियो यहाँ की बोले नाम को नहीं भाई मैं तो चीजें देखे को नहीं हुई हरडा लेन बड़े गुड़ मतलब मीठी मीठी चीज मतलब क्या ग्लूकोज तो है वो लेते हैं यानी वहां पे उसको ढक देते बंद कर देते ऑक्सीजन मिलती नहीं यही कंडीशन होती तो ये कंडीशन में क्या बनता है एथेनॉल एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है ऊर्जा पहली बार ये कंडीशन ठीक है ध्यान रखना अब ध्यान रखना है कि ग्लूकोज है यीस्ट से महीना यानी खमीर के अंदर ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या बढ़ेगा तब आप बोलोगे सर एथिल अल्कोहल बढ़ेगा यानी दारू बढ़ेगा ठीक है सेकंड कंडीशन अब मैं कह रहा हूं मैं भाग दौड़ रहा हूं कुछ काम कर रहा हूं थक रहा हूं या नहीं थक रहा हूं थक रहा हूं क्यों थक रहा हूं क्योंकि मेरी मांसपेशियों को जिसकी सहायता से भाग रहा हूं पाव की सहायता से भाग रहा हूं पाव की मांसपेशियों को ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रही इसका मतलब ग्लूकोज है ऑक्सीजन का अभाव यानी मैं जितना तेज भागूंगा ऑक्सीजन की कमी है ऑक्सीजन का अभाव है कहाँ है हमारी पेशी कोशिका में यानी हमारी मसल्स के अंदर तब क्या बढ़ेगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा इस लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकान आती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि मनुष्य कोई कार्य करता है कोई क्रियाकलाप करता है दौड़ भाग करता है तब उसमें थकान आती वो किसके कारण आती तब आप बोलोगे लैक्टिक अम्ल के कारण और थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है क्या मिलती है थोड़ी सी ऊर्जा थर्ड नंबर क्या है यदि ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है किस जगह माइटोकॉन्ड्रिया में तब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा ये ऊर्जा मिलती है मतलब ऊर्जा तो तीनों में मिल रही है लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊर्जा मिलेगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी इन दोनों में कम मिलती है अब देखो 2-3 की पॉइंट है मुझे आज भी याद है नीट जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है ये 3 ऑप्शन दिए हुए 3 लाइनिंग दी हुई भाई किसी को मेडिकल साइंस में आईसीआर जेट है जो भी साइंस से संबंधित एग्जाम पूछा हुआ कि इन तीनों अभिक्रियाओं में किसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ती किसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ती देखो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यीस्ट यानी खमीर में इथेनॉल बना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी ऊर्जा भी बढ़ी सेकंड देखो थर्ड लेते हैं अपन थर्ड में ऑक्सीजन की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी सेकंड लो यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल बढ़ा है ऊर्जा बढ़ी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ी देखो दो कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एक में नहीं बढ़ रही ये पूछा जाता है यानी यीस्ट में हमारी पेशी कोशिका में या माइटोकॉन्ड्रिया तब हम बोलेंगे हमारी पेशी कोशिका में जब ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ती ऊर्जा तीनों में मिल रही है सबसे ज्यादा किसमें मिलती है थर्ड वाले किसमें थर्ड वाले पहले में क्या बढ़ता है इथेनॉल सेकंड में क्या बढ़ता है लैक्टिक अम्ल थर्ड में क्या बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा चलो एक दो और पॉइंट है यहां मैंने ये समझा दिया माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र नहीं किया हमें सब बढ़िया पॉइंट था नेमिमा कोशिका बड़ी यूटोन से शायद 10वीं में आया था हम माइटोकॉन्ड्रिया इसे हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका क्या बोलते हैं सूत्र हम माइटोकॉन्ड्रिया को हमारी कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल हाँ या ना बोलते नहीं बोलते शक्ति गृह बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह बोलते हैं कभी आपने सोचा कि हम इसको शक्ति ग्रह क्यों बोलते हैं कभी सोचा चल बता भाई कोई भी एक्सवाइजेड सोचा ही नहीं क्योंकि तुम तो साले रटी होते जो भी पढ़ा लिया रटा मार लिया बस
शक्ति ग्रह इसलिए मतलब सीधी बात है, शक्ति ग्रह मतलब ऐसा घर जहां पर शक्ति यानी एनर्जी यानी ताकत मिल रही है। ताकत का मतलब ऊर्जा। इसका मतलब ग्लूकोज हमारे रक्त के अंदर गया, ऑक्सीजन आई, उसको जलाया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। लेकिन ये भी रक्त के अंदर कोशिका के एक स्पेशल भाग में क्रिया चलती है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब ग्लूकोज को जलाया किया, ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिली, वो कहां चल रहा है, रक्त के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वो स्थल है जहां पे ऊर्जा मिलती है या ऊर्जा का निर्माण होता है। इस कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को हमारी कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ ओवर सेल, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब ऊर्जा यहीं बढ़ रही। हाँ या ना। ये स्पेशल पर्टिकुलर एक टॉपिक था, बढ़िया है, थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखनी है, ये आप लिख लो। अब हम पढ़ेंगे पूरा श्वसन तंत्र, यानी हम कैसे श्वास लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब आप यहां तक उतार। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने साधारण परिभाषा फिर 3 पर्टिकुलर पॉइंट पढ़े। अब हम पूरा मानव श्वसन तंत्र पढ़ेंगे कि भाई ऑक्सीजन आती है तो किन किन मार्गों से होकर चलती है। वैसे मैंने आपको पाचन में पूरी आहरणाल बताई थी, मुख, मुख हुआ, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे कुछ पर्टिकुलर भाग होते हैं हमारे श्वसन तंत्र के, उनके आपको नाम याद रखने हैं। चलो अपन शुरू करते हैं। वैसे मानव श्वसन तंत्र, जिसमें देखो पहला पॉइंट मैंने लिखा है श्वसन मार्ग, मतलब श्वास मतलब ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं, वो किन किन मार्गों से होकर हमारे फेफड़ों तक जाती है, या किन किन रास्ते से होकर जाती है, या कौन से भाग इसके अंदर आते हैं। हालांकि मुझे आज भी याद है जब पहली बार मुझे 8वीं क्लास में पूछा गया कि हम श्वास किसकी सहायता से लेते हैं, तो अब तो मुझे पता है कि भाई मैं फेफड़ों की सहायता से लेता हूँ। लेकिन जब छोटा था मुझे आज भी याद है, जब मैं ऐसे बोलता था कि मैं नाक की सहायता से, या मैं बोलता मुख की सहायता से। मतलब मुझे एक चीज अभी भी याद आती, मैं ज्यादा ये सोचता था कि हम श्वसन की क्रिया नाक की सहायता से करते। तो देखो नाक से आ रही श्वास, फिर मैंने सोचा मैं नाक बंद कर रहा हूँ फिर भी कुछ हवा अंदर जा रही, इसका मतलब मैं नाक की सहायता से श्वसन करता हूँ मुख की सहायता से। लेकिन जब क्लास 11 पे आया तब मुझे पता चला कि हमारा मुख्य जो श्वसन अंग है वो फेफड़े होते, ये तो रास्ते, इनका पर्टिकुलर काम नहीं होता, ये तो रास्ता देते गैस को जाने के लिए, ऑक्सीजन को जाने के लिए, हवा को जाने के लिए। तो अब मुझे भी पता है कि हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों की सहायता से लेते हैं, या हम बोले नाक या हमारा मुख्य तो एक मार्ग है, एक पाथवे है, ठीक है। अब देखो श्वसन मार्ग की बात करूं, यदि बाहर से कोई भी गैस आए सबसे पहले नासाद्वार या मुख की सहायता से अंदर जाएगी, या नाक की सहायता से या मुख की सहायता से, फिर वहां से वो जाएगी ग्रसनी, या इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। हालांकि मैंने पहले भी बताया पाचन में ग्रसनी हमारे पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन पाथवे है। मैंने बताया था कि हमारा जो भोजन है तो वो भी यहीं से जाएगा, और हमारा जो हवा है जो हम बाहर से गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी इसकी सहायता से जाएगी। फिर आगे बढ़ जाती है, जो भोजन है वो आगे ग्रसनी से आगे चल के ग्रसिका में चला जाता है, जो हवा होती है वो लैरिंक्स या श्वास नली में चली जाती है। देखो पहले नासा द्वार या मुख, मुख से जो गैस होगी, हवा होगी, ग्रसनी जाएगी, ग्रसनी के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स मतलब कंठ, कंठ होता है, कंठ वाला बात। हम देखो मुंह को खोलते हैं, फिर अंदर से कुछ देखते हैं तो एक छेद टाइप दिखाई देता है, वो ग्रसनी है। उसके जस्ट नीचे जाते हैं तो कंठ, तो आपको पता ही होगा कंठ बोला जाता है, लैरिंक्स को। यहाँ से हम बोलते हैं स्वर यंत्र। यदि हमारा कंठ नहीं हो तो आवाज आ ही नहीं सकती। तो वहां ग्रसनी के बाद जो हवा होगी वो लैरिंक्स में जाएगी, लैरिंक्स के बाद चली जाती है श्वास नली में, जिसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। श्वास नली के बाद श्वसनी में चली जाती है यानी ब्रोंकी, ब्रोंकी से चली जाती है श्वसनिका यानी ब्रोंकाई। मतलब आपको हिंदी में याद रखें, इंग्लिश छोड़ा, नासाद्वार मुख, मुख से फिर ग्रसनी, ग्रसनी से फिर कंठ यानी लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद एक नली होती है श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनी, श्वसनी का फिर वायु कूपिका, मतलब ये रास्ता है। अब इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। अब देखो मैंने जो ये डायग्राम बनाया, मुझे बनाने नहीं आते चित्र, मैंने भी कोशिश की, बढ़िया बना हुआ आया ना, पकड़ तो करो मेरे। अब देखो मैंने इस डायग्राम को बनाया है श्वास नली से, यानी यहां से लेकर, इससे पहले नहीं बनाया। यदि इससे ऊपर जाऊं तो एक कंठ जैसी आकृति होती है जिसे मैं बोलूंगा लैरिंक्स या स्वर यंत्र, उसके ऊपर एक थोड़ी सी नली का समान आकृति होती है जिसे मैं बोलूंगा ग्रसनी, लेकिन मैंने श्वास नली से शुरू किया। अब देखो यहां से हम लोग एक नली का समान जो आकृति यहां तक दिखाई दे रही है आपको, उसको मैं बोलता हूं श्वास नली, यानी फेफड़ों में जाने के लिए जो ऑक्सीजन होगी, जो हवा होगी, वो सबसे पहले प्रवेश करेगी श्वास नली में। अब देखो
श्वास नली यहां तक है। अब इसके ऊपर आप कुछ लाइनिंग देख रहे हो, लाइनिंग देख रहे हो सी आकार की, इसे बोलते हैं कार्टिलेज की बनी वलिकाएं। ये कुछ संरचनाएं होती है जो उपास्थि की बनी होती है या कार्टिलेज की मानो उसकी बनी होती है। ये जो संरचनाएं, इनका काम होता है इस श्वास नली को पिचकने से रोकना। सिंपली बात है, श्वास नली इस आकार की है, श्वास नली है कि गुब्बारे के समान तो है। अब इसके चारों ओर कुछ उपास्थि, उपास्थि मतलब नाक में कुछ, आप हड्डियां दो प्रकार की हड्डियों के बारे में सुना है, कुछ टाइटनेस वाली होती है, वो प्रॉपर बोन होती है, हड्डियां होती है, कुछ इनके आकार की होती है लेकिन हड्डियों से थोड़ी कमजोर होती है, उन्हें हम बोलते हैं उपास्थि। तो हालांकि ये कान वाले देख लो, ये भी उपास्थि है, नाक में किसी जगह उपास्थि है। तो ये उपास्थि के समान बनी हुई संरचनाएं होती है, इनका काम होता है श्वास नली को पिचकने से रोकना। यदि श्वास नली की हवा अंदर हो ही नहीं तो ये पूरा पिचक जाए, तो वापस पिचकने से रोकने का काम करती है ये संरचनाएं होती है। एक वलय के समान होती है या सी आकार की होती है, पूरी गोल नहीं होती, सिर्फ आगे से गोल होती है, सी आकार की। एक तो गोलाकार ऐसी संरचना ये ऐसी नहीं होती बल्कि ऐसे होती है। ठीक है, इनका काम होता है श्वास नली को पिचकने से रोकना। फिर यदि मैं इससे नीचे की ओर थोड़ा जाऊं, श्वास नली यहां तक आ गई, इससे नीचे जाओ, देख लो आप दो ब्रांचें निकल रही है, दो ब्रांचें या दो शाखाएं निकल रही, इन दो शाखाओं को हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। श्वास नली आगे खुलती है श्वसनी में, दो जो शाखाएं देख रहे हो उन्हें बोलते हैं श्वसनी। अब ये श्वसनी एक साइड इधर निकली, एक साइड इधर, यानी एक दूसरे, एक पहले वाले फेफड़े दूसरी दूसरे वाले। अब ये यहां से यहां आई, यहां से आने के बाद इसमें एक में बढ़ती, दूसरे में, तीसरे में, चौथे पहुंचे, ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों में बढ़ती आगे। हालांकि मैंने पूरा डायग्राम बनाया नहीं, इसमें मैंने 5 संरचनाएं बनाई, इसमें 3 बनाई, लेकिन लाखों संरचनाएं होती है ऐसी। अब दूसरी श्वसनी थी, वो दूसरे वाले में जाके बंट गई, देख रहे आप। अब श्वसनी आगे जाके बंट रही, इसे बोलते हैं हम श्वसनी का। क्या बोलते हैं? श्वसनी का। वापस समझो आप, श्वास नली थी, श्वास नली दो भागों में बटी, उसे हम बोलते हैं श्वसनी। श्वसनी आगे बहुत सारे भागों में बटी, उसे बोलते हैं श्वसनी का। और श्वसनी का के अंत में एक थैले समान संरचनाएं दिखाई देती है, उन्हें हम बोलते हैं वायु कूपिका। क्या बोलते हैं? वायु कूपिका। और इसी वायु कूपिका को हम बोलते हैं फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई। यानी इन वायु कूपिकाओं से मिलकर ये पूरा फेफड़े का निर्माण होता है। हमारे शरीर की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका, इसी प्रकार फेफड़ों की क्या होती है? वायु कूपिका। ये डायग्राम है, वैसे एनसीईआरटी 10वीं में दिया हुआ है और 11th क्लास में दिया, आपको वो भी बनाना है और ये भी समझने के लिए ये, लेकिन आपको एग्जाम की व्यू से वो वाला बनाना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 10वीं में भी और 11वीं में भी। अब आप ये थोड़ा डायग्राम बना लो, फिर हम क्रिया विधि समझेंगे कि आपने वो डायग्राम बना लिया होगा। अब हम थोड़ा सा समझते हैं श्वसन की क्रिया विधि, मतलब हम कैसे कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं। देखो डायग्राम उसके जैसा ही हूबहू, उतना चेंज भी नहीं है। यहाँ पे एक नई स्ट्रक्चर बनाई नीचे को, जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। ये डायाफ्राम हमारे फेफड़ों को सिकुड़ने या वापस फैलने में मदद करता है। और डायाफ्राम के लिए एक और शब्द बोला जाता है कि हमारे शरीर का डायाफ्राम के ऊपर वाला भाग कहलाता है वक्षी भाग। क्या कहलाता है? वक्षी भाग। और डायाफ्राम के नीचे वाला भाग कहलाता है उदरीय भाग। अब देखो अपन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने वैसे आपको श्वसन मार्ग में सबसे पहले क्या समझाया? नासिका द्वार, नासिका द्वार, नासिका द्वार से कहां जाएगा? जो हवाएं है कैसे कहां जाएगी? वहां से जाएगी वो ग्रिसनी, फिर कंठ, कंठ से जाएगी श्वास नली, श्वास नली से हवा जाएगी श्वसनी, श्वसनिका, और लास्ट में जाएगी वायु कूपिका, वायु कूपिका। अब देखो, बाहर से गैस मैं ले रहा हूं, बाहर से हवा ले रहा हूं, वातावरण में ऐसा मेरा जो श्वसन तंत्र समझदार है नहीं कि भाई सिर्फ ऑक्सीजन को आने दे रहा है, बाकियों को रोक रहा है। मैं बाहर से जैसे हवा लूंगा वो कहाँ आएगी? सबसे पहले नासिका द्वार, अलग मुख की सहायता से लेता हूँ, लेकिन मोस्टली श्वसन में नासिका द्वार, नासिका द्वार यानी नासिका द्वार। चलो, नासिका द्वार की सहायता से जैसे हवा अंदर आएगी तो हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे से हेयर यानी बाल होते हैं, उनका काम होता है हवा को अंदर, हवा के अंदर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं हानिकार, उनको रोकने का काम या हवा को छानने का काम। जैसे हवा थोड़ी और ऊपर जाती है, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो इन बालों के द्वारा रोके नहीं जाते, तो उनको वापस रोकने का काम नाक के ऊपर की ओर एक द्रव के समान पदार्थ पाया जाता है,
जैसे हम बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस उन कणों को रोक लेता है और आप उन्हीं कणों को कुछ दिन बाद ऐसे नाक के अंदर अंगुली डाल के निकालते हो, तो यही होता है। फिर नासिका द्वार से हवा पूरी छन के चली जाती है ग्रसनी के अंदर, वहां से आएगी नाक, मुंह में फिर आएगी ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, मतलब इस मार्ग से श्वास नली से आएगी श्वसनी, श्वसनी में आएगी श्वसनिका, और श्वसनिका से लास्ट आएगी यहाँ पे वायु कुपिका में। यहाँ पर हवा आने के बाद यानी ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आने के बाद इस वायु कुपिका में चलती है रक्त की नलिकाएं यानी धमनी और सिराएं। तो जैसी वायु कुपिका के अंदर ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन किसके अंदर आ जाएगी, इस रक्त नलिका के अंदर यानी धमनी या सिरा के अंदर, वहां से ये चली जाएगी किसी भी भाग में। चलो मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, उसका मतलब मेरी पांव की मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, वहां पर ऑक्सीजन चली जाएगी, ऑक्सीजन वहां की कोशिकाओं को मिलेगी, कोशिका वहां से श्वसन की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डालेगी, तो घूमती घूमती वापस यहाँ आएगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाएगा बाहर। कहाँ छोड़ा जाएगा, बाहर। डायफ्राम का काम क्या होता है, जैसे मैं श्वास अंदर लेता हूँ, श्वास अंदर लेता हूँ, मेरी रिब्स यानी पसलियां बाहर की और ऊपर की ओर उठ रही है, फेफड़ा थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ा ऊपर उठता है, ऊपर उठाने का काम करता है डायफ्राम। डायफ्राम साधारण अवस्था में ऐसे होता है, जैसे मैं ऊपर की ओर हवा लेता हूँ, हवा अंदर की ओर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा चपटा हो जाता है जो हवा को वापस अंदर लाने में सहायता करता है, फिर वापस नीचे की ओर बैठता है यानी चपटा हो जाता है तो हवा बाहर निकल जाती है। 10वीं के हिसाब से इतना खूब है। लेकिन एक और पॉइंट एनसीईआरटी में बढ़िया लिखा हुआ है कि जो निम्न वर्गीय प्राणी होते हैं, जो ट्रिनिटी में से छोटे छोटे से प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, स्लेटडेटा, इन वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें जो गैसें होती है वो इन रक्त तंत्र या श्वसन तंत्र की सहायता से नहीं जाती, उनमें क्या छोटी छोटी नलिकाएं होती है। आपने पढ़ा होगा कि 11th वालों को पता होगा कि जो ऑर्थोपोडा वर्ग के होते हैं प्राणी या कीट दूसरे होते हैं उनमें श्वास नली या मेल्पी की नलिका आदि पाई जाती है जो श्वसन में सहायक होती है। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक बढ़िया पॉइंट क्या है, कुछ निम्न वर्गीय जीवों में विसरण द्वारा गैसों का परिवहन होता है। किसके द्वारा, विसरण। आप बोलोगे सर ये विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब होता है पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। मोटा मोटा सा उदाहरण दे, लोटे के अंदर पानी, अब मैं लोटे को जैसे थोड़ा सा उल्टा करूं तो पानी लोटे से बाहर की ओर जाएगा, क्योंकि पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है किसमें, लोटे में, बात कम है, इसी क्रियाविधि बोलते हैं विसरण। अब देखो निम्न वर्गीय जीवों में विसरण के द्वारा गैसों का परिवहन होता है, लेकिन हमारे अंदर नहीं होता। हमारे अंदर सिस्टम होते, तंत्र होते, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। लेकिन निम्न वर्गीय में ऐसा होता है, यदि ऊपर वाले ने, जिसे भी आप मानो, भगवान को मानो, अल्लाह को मानो, गॉड या जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानो, उसने हमारे अंदर इतनी बढ़िया टेक्निक है, इतने बढ़िया सिस्टम दिए है कि हम विसरण द्वारा इन चीजों को नहीं ले जाते। यदि ये चीजें ना हो, हमारे अंदर ये सिस्टम ना हो, तो मेरे फेफड़ों से पांव के अंगूठे तक, कहां तक, पांव के अंगूठे तक विसरण के द्वारा, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन को पहुंचने में कितना समय लगता है बता आपको, 3 वर्ष। कितना, यानी फेफड़ों के पास ऑक्सीजन आई, मेरे पांव तक जाना है, यदि विसरण की क्रियाविधि हो। लेकिन हमारे अंदर विसरण नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर पूरा सिस्टम है, तंत्र ऊपर वाले ने बनाया है। यदि विसरण की क्रियाविधि द्वारा होता हो तो फेफड़ों से हमारे पांव के अंगूठे तक ऑक्सीजन के एक अणु को पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना, 3 वर्ष। कितना, 3 वर्ष। हालांकि हंसने जैसी बात है, लेकिन भगवान ने, ऊपर वाले ने बढ़िया सिस्टम बनाया है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई क्रियाविधि होती नहीं। एक और बढ़िया एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ये वायु कुपिका होती है, यदि इनको मैं बाहर निकाल कर सीधा करूं, लाखों की संख्या में होती है, हमारे शरीर तो अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो फेफड़ों की जो संरचनात्मक इकाई क्या होती है, वायु कुपिका। मैंने बोला इनको मैं काट के बाहर या सीधा करूं, तो इन सब को जोड़ू काटने के बाद तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बन जाए। 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल मतलब इतना, 100 मीटर दौड़ देखी लंबा चौड़ा कितना होता है, इतना तो हमारा शरीर नहीं भाई, बॉडी में मेरी देखूं तो मेरी 2 मीटर भी नहीं होगी। लेकिन वायु कुपिका का इतना आयतन होता है कि इनको मैं बाहर निकाल के सीधा करूं तो 80 वर्ग मीटर का एक पूरा ग्राउंड बन जाए। क्रिकेट का जो मैदान होता है उससे भी बड़ा होगा ये। तो ये कुछ लाइनें थी। वैसे श्वसन तंत्र में 10वीं के हिसाब से बढ़िया है, जो चित्र आपका एनसीईआरटी में बना हुआ वो आप देख लेना। 11वीं के हिसाब से बेसिक चीजें इसमें खूब है। कुछ मैं पॉइंट लिखा हूं, वैसे अधिकांश चीजें बता दी भाई, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। आज का जो चैप्टर श्वसन तंत्र था भाग 9 में हो गया। कल हम उत्सर्जन पढ़ेंगे, 2 या 3 भाग और लगेंगे, मतलब भाग 9 है, 10, 11, 12 तक हम इसे पूरा कर लेंगे।
दो तीन दिनों में पूरा होगा, फिर हम सोच विचार के, मेरा कुछ और प्लान है कि 9th वालों को अलग पढ़ाऊं, 10th वालों को अलग पढ़ाऊं, 11th वालों को और 8वीं वालों को भी सोच के बैठा हूँ, देखता हूँ आगे क्या कंडीशन बनती है। तो आज के लिए धन्यवाद। वापस आप पढ़ाई लग जाओगे, अर्धवार्षिक होगी, वार्षिक तो आनी है अभी आपकी 2-2.5 महीने बाद वो हो जाएगी। तो आप इन चीजों को समझो, सीखने की कोशिश करो, और प्लस चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और वीडियो को शेयर भी करो। और एक और बात मैंने कल ही देखा कि अभी भी लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे और लाइक भी और सब्सक्राइब भी करके बैठे, लेकिन 30% ऐसे स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे, पूरा देख रहे, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो उनसे भी दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वैसे तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कि आप चैनल को बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स दे रहे हो। जितनी मैंने इस आशीष की स्कूल के प्रति इतनी आशा नहीं थी मुझे कि हम इतना अच्छा करेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से हमने बहुत कम दिनों में इतना बढ़िया किया, वॉच टाइम भी बढ़िया हो गया, हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़िया बढ़े। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप जुड़े रहो और बढ़िया पढ़ाई करो, ना समझ में आए तो पूछना है, ऐसे मैं ही बताता हूँ तो गड़बड़ तो कुछ लगेगी नहीं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।